हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए चलते हैं। आज हम लोग की वीडियो जो है ये पार्ट नंबर लास्ट है। इसमें मतलब पूरा सेट आपका एक सेट खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में पूरा सेट एक खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग को देखिए पीडीएफ चाहिए तो 7746001273, ठीक है, 74 612 763, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ देखिए 2020 से लगाए 2025 तक केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी का 2022 23 24 25, मैथ का 23 24 25। ठीक है, इंग्लिश का भी मिल जाएगा 2 साल का। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसका पैसा लगता है 200 रुपीज लगता है, यानी कि 200 रुपये में आपको टोटल मिल जाएगा सभी का सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। अगर इसके पहले का आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगी सारी वीडियो, इसके पहले की जितनी वीडियो बनी है। ठीक है, इसमें क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। पहला है कोल्बे अभिक्रिया। ये देखिए आपको कहाँ मिलेगा, अभी हम आपको दिखाएंगे इसमें। ठीक है, कोल्बे अभिक्रिया, रायमंड टिमन अभिक्रिया, क्योंकि हम पहले सेट नंबर 3 हल किए थे, जब बाद में पता चला कि सेट 1 तो ये है के ए, तो के सी हम हल कर चुके थे तो के ए में आ गए, फिर इसलिए पहला ये कराए। तो सेट नंबर 3 में कोड नंबर 347 के सी में ये प्रश्न आया हुआ है, प्रश्न नंबर 6 में। ठीक है, रायमंड टिमन अभिक्रिया है, विलियमसन ईथर संश्लेषण है। तो हम लोग देखते हैं कोल्बे अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, कोल्बे अभिक्रिया देखिए हम यहाँ पर सेट नंबर 3 भी हल कर चुके हैं, बस पीडीएफ नहीं बनाए। देखिए कोल्बे अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में सोडियम फिनाक्साइड का फार्मूला, यहाँ पर जो फिनाल होता है, फिनाल की जगह पर O माइनस और Na+, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं O के साथ Na लगा देंगे। ठीक ना, ऑक्सीजन के साथ सोडियम को जब जोड़ देंगे तो यही हो जाता है सोडियम फिनाक्साइड। तथा कार्बन डाइऑक्साइड को 400 केल्विन तथा 6 वायुमंडलीय दाब पर गर्म किया जाता है तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इसे कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। एकदम सिंपल परिभाषा है। अगर आप लोग ये परिभाषा लिखना जान गए तो आप लोग रिएक्शन कर लेंगे। अगर आप लोग को रिएक्शन करना आ गया तो आप लोग जो डिफिनीशन है उसको आप लोग कर लेंगे। ठीक है, एक चीज आना चाहिए, दोनों में से कोई अगर आ गया तो एक चीज अपने आप आ जाएगी। देखिए अगर आपको ये पता है कि ये फार्मूला है, मान लीजिए क्या है, फिनाल है, मान लीजिए फिनाल है, फिनाल के साथ जो H होता है, H को हटाकर यहाँ पर क्या लगा दिया गया है, Na लगा दिया गया है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम फिनाक्साइड। ये सोडियम है, ये फिनाल है तो फिना, और ये ऑक्साइड है तो ऑक्साइड, फिर सोडियम फिनाक्साइड हो गया। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको बोलते हैं। अब इसमें कहा है कि 400 केल्विन ये 6 वायुमंडलीय दाब, ये 6 वायुमंडलीय दाब है। ठीक है, 400 केल्विन पर 6 वायुमंडलीय दाब पर इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा आपका, जो ये Na है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से हटेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर होता है डबल बॉन्ड। ये हाइड्रोजन जो होगा अपना, ये हाइड्रोजन यहाँ से उठेगा, हाइड्रोजन आकर के इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा OH, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन हटेगा उसी के जगह पर आकर COOH जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा COOH। तो यहाँ पर आपका सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, तो कोल्बे अभिक्रिया से क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। ये आपका सोडियम फिनाक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ये है, और ये आपका सैलिसिलिक अम्ल है। उसके बाद दूसरा इसमें कहा गया है, दूसरा है रायमंड टिमन अभिक्रिया। ठीक ना, तो रायमंड टिमन अभिक्रिया देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं। रायमंड टिमन अभिक्रिया क्या है, करे कि जब क्लोरोफार्म को फिनाल तथा कास्टिक क्षार के चाहे कास्टिक सोडा कहिए, ठीक है, जब क्लोरोफार्म को फिनाल तथा कास्टिक क्षार के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसल्डिहाइड बनता है। सैलिसल्डिहाइड मतलब बेंजीन, जो फिनाल होता है, फिनाल के आर्थो ग्रुप पर, यहाँ पर देखिए आर्थो ग्रुप पर एल्डिहाइड ग्रुप लग गया, इसी को हम लोग सैलिसल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या ले लिए, क्लोरोफार्म का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, तो CHCl3 होता है। किसका फार्मूला होता है, क्लोरोफार्म का होता है। उसके बाद देखिए कहा है तथा कास्टिक क्षार, ये क्लोरोफार्म को फिनाल तथा, ये फिनाल हो गया, देखिए बेंजीन पर क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा है, तो OH जब जुड़ा रहता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाल बोलते हैं। ठीक ना, ये बेंजीन इतना जो है, अगर इतना ले लेंगे तो ये बेंजीन रिंग है,
और ये अगर इस पर OH जोड़ दिए तो ये फिनाल हो गया, ठीक है। अगर हम इसी पर क्या जोड़ देते हैं, NH2 जोड़ देते हैं तो एनिलीन हो जाएगा। अगर इसी पर हम लोग CH3 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, टॉलुइन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कहा है कि तथा कास्टिक क्षार को के OH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लिए, ठीक है। वहां पर हम गलत बोल गए थे कि यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं रहेगा, ठीक है। कास्टिक क्षार का मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ये कितने टाइम, 3 टाइम यानी किस लिए लिया गया है कि इसको संतुलित करने के लिए लिया गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। इसको क्या किए, हीट करेंगे। तो हीट करने के बाद क्या प्राप्त होगा आपको, सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होगा, ठीक ना। तो ये फिनाल पर यहाँ आर्थो ग्रुप होता है, ये आर्थो ग्रुप पर क्या जुड़ गया आपका, CHO जुड़ गया, CHO ग्रुप जुड़ गया, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैलिसैल्डिहाइड बोलेंगे। प्लस में 3KCl यानी कि ये आपका बन गया पोटेशियम क्लोराइड। और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसलिए हम लोग गैस ऊपर जाती है इसलिए ऊपर का तीर लगा देते हैं जब भी गैस निकलती है, ठीक है। यहाँ पर अब तीसरी पॉइंट है, तीसरी हेडिंग है विलियमसन ईथर संश्लेषण। अब इसको देखिए, यहाँ ये कहा मिलेगा, इसका उत्तर सेट नंबर 3 कोड नंबर 347 केसी में प्रश्न 6 के ख में पहला वाला देखना है, ठीक है। एकदम सटीक हम बता देते हैं कि क्वेश्चन कहाँ लिखा गया है, कहाँ मिलेगा आपको और कहाँ देखना है, ठीक है ना, कौन सा क्वेश्चन है, कितने नंबर का है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, सेट नंबर 6 के ख का ये विलियमसन संश्लेषण। देखिए एल्किल हैलाइड के सोडियम या पोटेशियम एल्काक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है, ठीक है। यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए एल्किल हैलाइड का है ना, तो एल्किल हैलाइड यानी कि RX, R क्या है, एल्किल है, X क्या है, हैलोजन ग्रुप है, ठीक है, तो हैलाइड इसको बोलेंगे। प्लस में क्या क्या लिया है, सोडियम या पोटेशियम एल्काक्साइड। यहाँ पर सोडियम ले सकते हैं या पोटेशियम ले सकते हैं, तो हम लोग सोडियम ले लिए, सोडियम का एल्काक्साइड है, ठीक ना। तो यहाँ पर एल्काक्साइड का मतलब इसमें R भी है और ऑक्साइड भी है, तो एल्काक्साइड हो गया, ठीक ना। एल्किल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, उसके बाद सोडियम, तो ये क्या हो गया, सोडियम एल्काक्साइड। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। इसको जब हम लोग हीट करेंगे ना, तो ये जो सोडियम होगा, ये सोडियम निकल जाएगा किसके साथ, इस हाइड्रोजन ग्रुप के साथ अपना रिएक्शन करेगा और NX बनाएगा, यानी कि सोडियम हाइलाइड बनाएगा। और जो यहाँ पर R रहेगा, ये R आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ROR बन गया, यानी कि ये क्या बन गया आपका, ईथर बन जाता है। अब एक एग्जाम्पल लिए, यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड है और यहाँ पर एथिल, ये क्या है, सोडियम एल्काक्साइड यानी कि सोडियम एथॉक्साइड है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सोडियम एथॉक्साइड बोलेंगे। और ये आपका एथिल ब्रोमाइड है। जब हम लोग रिएक्ट करते हैं तो आपको पता है जो Br है माइनस में होता है, सोडियम जो प्लस में होता है, तो ये सोडियम और ये Br क्या बना देंगे, सोडियम ब्रोमाइड बना करके बाहर निकल जाएंगे। ये इनको लिखेंगे नहीं लिखेंगे तभी कोई बात नहीं है, आपका मेन प्रोडक्ट ये ईथर वाला है। तो C2H5O है, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, C2H5 जुड़ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2H5O C2H5, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे डाई एथिल ईथर बोलते हैं। देखिए एक वो एथिल इधर है, एक वो एथिल इधर है, तो दोनों तरफ एथिल ग्रुप है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई एथिल ईथर बोलेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर हो गया, ठीक है। तो आपका ये प्रश्न नंबर 6 का ख का अथवा वाला समाप्त हुआ। अब देखिए हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 7 के क पर। प्रश्न नंबर 7 का क क्या कर रहा है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम लिखना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए बेंजीन पर एक जगह पर CHO है, एक जगह पर CH3 है, तो ज्यादा इसको प्रायोरिटी दी जाती है कि इसको। तो जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है ना, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, किसके, जो चैन में जो लटके हुए लोग होते हैं उनके थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए CHO ग्रुप है, तो यहाँ से हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो जिधर से ये साइड चैन नजदीक पड़ती है उधर से नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पर करेंगे 1, ये 2 पर आएगा, ठीक ना, कितने पर आएगा, 2 पर आएगा। तो यहाँ पर ये 2 आ गया। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है प्रश्न नंबर 7 का निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम। तो यहाँ पर मैं आपको कहाँ समझा रहा था, यहाँ पर समझा रहा था कि
ये जो है साइड चेन में आ गया, तो यहाँ से नंबरिंग करते 1 2, ठीक है, तो ये 2 हो गया। और ये 2 पर आया है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे साइड चेन में, तो साइड चेन पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 मेथिल, इसको क्या लिखेंगे, मेथिल होता है मेथिल, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मेथिल बेंजल्डिहाइड, ठीक ना, क्योंकि इस पर आया आपका CHO ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा बेंजल्डिहाइड हो जाएगा, 2 मेथिल बेंजल्डिहाइड। उसके बाद यहाँ पर है CH3 का ट्वाइस है CHCOCH, और ये CH3 का ट्वाइस इधर भी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको विस्तार में लिखते हैं तो ये देखिए CH पर 2 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये CH है और ये CH3, फिर यहाँ पर भी CH3, फिर यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा C है, फिर यहाँ पर आपका O ग्रुप है, यहाँ पर ऊपर लिख दीजिए O ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पर CH है, और यहाँ पर आपका CH3 एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि इधर है वैसा इधर है। तो यहाँ से एक नंबर का 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 आ रहा है, तो 5 को हम लोग पेंट बोलते हैं। अब ये देखिए एक बार ये वाला साइड चेन हो जाएगा, एक बार ये साइड चेन, दोनों साइड चेन हो गए, ये वाला दोनों साइड चेन। तो यहाँ पर 3 डाई मेथिल 2 पेंटेनोन, पेंटेनोन क्यों आया है, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप आया है, तो CO का मतलब होता है कीटोन ग्रुप, ठीक है, तो कीटोन ग्रुप आया इसलिए 3 डाई मेथिल क्या हो जाएगा 2 पेंटेनोन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये दूसरा वाला है CH3CHO। अब इसको जब हम लोग IPAC नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मेथॉक्सीप्रोपेनॉल। 2 मेथॉक्सीप्रोपेनॉल क्यों आया है कि इसमें देखिए ऑक्सी ग्रुप आया है, O है ना ये, इसलिए ऑक्सी आया। किसके साथ आया है, मेथिन के आया, ये मेथिन मेथॉक्सी इसलिए लिखेंगे कि 2 पर आया है OCH3, ठीक है, 1 2 3 ग्रुप है, ठीक है, 2 पर आया है ये, इसलिए हम लिखेंगे इसको 2 मेथॉक्सी प्रोपेनल। उसके बाद देखिए CHOOC यानी कि COOH है, तो ये क्या है COOH है, CH2, और ये क्या है कितने बार 4 है, और COOH जो इधर है इधर भी वही चीज है। इसका क्या नाम हो जाए हेक्सेन डाइओइक एसिड, ठीक ना। डाइओइक क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर भी ओइक एसिड है और यहाँ पर भी ओइक एसिड है, दोनों ओइक एसिड है, तो इसलिए डाइओइक एसिड यानी कि एसिड दोनों तरफ से लगा है। और ये कितने कार्बन है, 1 2 और 4 इसमें है, तो 6 कार्बन है, इसलिए हेक्सेन लगा है, ठीक है, हेक्सेन डाइओइक एसिड। उसके बाद इसका 5वां है देखिए बेंजीन पर CH2COOH है, तो इसका नाम देखिए क्या होगा फेनिल एसिटिक एसिड हो जाएगा, या फिर लिख सकते हैं 2 फेनिल एसिटिक एसिड, 2 फेनिल एसिटिक एसिड भी लिख सकते हैं या फेनिल एसिटिक एसिड भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका ये प्रश्न नंबर 7 का क का था, एक कार्बनिक यौगिक A जिसका आणविक सूत्र C, यहाँ पर देखिए गलत हो गया, ये C5H8 नहीं रहेगा, यहाँ पर C8 रहता है, 8 रहेगा, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मेरा गलत है, ठीक है, क्वेश्चन मैं सही से लिखूंगा, ये क्वेश्चन नहीं हुआ है लेकिन अब गलत हो गया तो कैसे, तो गलत हो गया तो गलत हम आंसर नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन मैं बाद में करा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं इसको बाद में ही कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग का आता है प्रश्न नंबर 7 का ख। प्रश्न नंबर 7 का ख देखिए है, कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में ABC की संरचना दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये अभिक्रिया दी गई है, उसमें A है, B है, C है, दोनोनों का संरचना लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब CH3CH2I, ये क्या है CH3CH2I NaCN, यानी कि इसके साथ इसकी उपस्थिति में जब रिएक्शन करते हैं तो ये आपका क्या बनता है, ये आपका बनता है CH3CH2CN बनता है, ठीक है, जिसका नाम होता है आपका प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक ना, प्रोपेन नाइट्राइल होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन हुआ, OH माइनस का मतलब होता है क्षार, तो ये क्षार की उपस्थिति में जब रिएक्शन होगा तो ये क्या बनेगा आपका, देखिए CH3CH2COOH बना, यानी कि प्रोपेनोइक एसिड बन गया, क्या बन गया प्रोपेनोइक एसिड। अब प्रोपेनोइक एसिड में क्या कहा, देखिए यहाँ पर जब ये B बना तो B की जगह पर अब ये क्या बन गया NaOH की उपस्थिति में और Br2 ब्रोमीन के उपस्थिति में रिएक्शन कराना है। तो जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका बनेगा CH3CH2NH2 एथिल एमीन बनेगा, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा एथिल एमीन हो जाएगा, सही से देख लीजिए। उसके बाद देखिए दूसरी पॉइंट है,
दूसरे पॉइंट क्या है, C2H5N2Cl है, CuCN के साथ रिएक्शन कराना है, ABC बताना है, ठीक है। अब देखिए अब रिएक्शन कराते जाएंगे, नाम बताते जाएंगे। देखिए C2H5N2Cl, ठीक, इसके साथ जब रिएक्शन कराएगा किसे, CuCN के साथ रिएक्शन कराएगा कौन, एथिल डाइजोनियम क्लोराइड। एथिल डाइजोनियम क्लोराइड जब CuCN के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा आपका C2H5Cn बनेगा, यानी कि प्रोपेन नाइट्राइल बनेगा, ठीक ना। प्रोपेन नाइट्राइल क्यों है, यहाँ पर 2 कार्बन है, 1 कार्बन यहाँ पर भी है, ठीक है, 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन, ठीक है। नाइट्राइल यन है तो इसलिए नाइट्राइल। C2H5CH2NH2, ठीक है, ये क्या चीज है पता है, यही चीज है, NH3 है, इसलिए हम ऐसे ऐसे कर दिए कि ऊपर वाला चीज ही नीचे भी है, तो इसीलिए हम लोग उसी तरह लिख दिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन दिया गया और ये सॉल्यूशन है। C2H5CH2NH2 बनेगा। इसका नाम क्या है, ब्यूटिल एमीन है, ठीक है, इसका नाम क्या है, ब्यूटिल एमीन है। और यहाँ पर देखिए फिर एक बार ये करेंगे, NH3 अमोनिया की उपस्थिति में हम लोग हीट करेंगे इसको, अमोनिया की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, नो रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर देखिए कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक ना, कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर नो रिएक्शन क्यों है, क्योंकि दोनों ही प्राथमिक अमीन यौगिक हैं, गर्म करने पर बस वाष्पित हो सकते हैं। ये देखिए ये भी प्राथमिक एमीन है और ये भी प्राथमिक एमीन है, ठीक है। जब इसमें 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका द्वितीयक एमीन, और 3 कार्बन इसमें डायरेक्टली नाइट्रोजन से जुड़ेंगे तो ये आपका तृतीयक एमीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्राथमिक एमीन है, ये भी प्राथमिक एमीन है। अब ये दोनों प्राथमिक एमीन होने की वजह से इनको जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये वाष्पित हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं देंगे। उसके बाद देखिए तीसरी पॉइंट है CH3CH2Br KCN A है। अब यहाँ पर देखिए जब ये KCN की उपस्थिति में क्रिया करेगा एथिल ब्रोमाइड तो ये क्या बनेगा, प्रोपेन नाइट्राइल बनेगा, ठीक ना, क्या बनेगा, प्रोपेन नाइट्राइल बनेगा। तो यहाँ पर देखिए CH3CH2Cn बन गया। फिर उसके बाद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपिल एमीन बनेगा। क्या बनेगा, प्रोपिल एमीन, चाहे प्रोपाइल एमीन पढ़िए इसको, तो ये प्रोपिल एमीन बनेगा। उसके बाद एक बार और रिएक्शन कराना है HNO2 की उपस्थिति में 273 केल्विन पर। जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा देखिए CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2OH यानी कि प्रोपेनाल बन गया आपका, क्या बन गया, प्रोपेनाल बन गया, ठीक है। सबका नाम भी लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 के ख का अथवा देख लीजिए, यानी कि यही आपका लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। तो यहाँ देखिए प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमीनों की पहचान की विधि का वर्णन कीजिए, इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए हिंसबर्ग परीक्षण द्वारा, ठीक है। तो क्या कर रहा है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीनों की पहचान करना है, इनका अभिक्रियाओं के साथ रिएक्शन भी देना है। तो यहाँ पर हम लोग कौन लेंगे परीक्षण के लिए, हिंसबर्ग परीक्षण लिया जाता है, हमेशा हम यही लेते हैं, ठीक है, और यही सबसे आसान भी है, अच्छा भी है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, अज्ञात अमीन को KOH के आधिक्य में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ हिलाया जाता है या फिर मिलाया जाता है। तो देखिए क्या बनता है यहाँ पर देखिए प्राथमिक एमीन से क्रिया, जब हम लोग प्राथमिक एमीन से क्रिया करेंगे तो देखिए यन जो है, नाइट्रोजन जो है बेंजीन सल्फोनेमाइड, यहाँ पर देखिए पहले यहाँ शुरू है C6H5SO2Cl से क्रिया करके नाइट्रो कह सकते हैं, नाइट्रो बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है, ठीक है। यह जल में विलय होता है, ये क्या होता है, जल में विलय होता है। जैसे यहाँ पर देखिए C6H5SO2Cl प्लस में HNH2C2H5, ठीक ना, ये प्राथमिक एमीन है आपका। ये H और ये Cl निकल जाएंगे बाहर और ये नाइट्रोजन इस पर जुड़ जाएगा। तो ये देखिए वही बात हुई जो हम कहें, HCl निकल गया और नाइट्रोजन इसी के साथ जुड़ गया, तो इसको बोलेंगे यन एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ठीक है। दूसरा द्वितीयक एमीन से क्रिया, द्वितीयक एमीन से क्रिया करके यन डाई यानी कि डबल यन है, ठीक है, डाई एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है। यह क्षार में अविलेय होता है, यह क्या होता है, क्षार में अविलेय होता है। यहाँ पर देखिए ये डाई एमीन है, डाई एथिल मतलब द्वितीयक एमीन कह सकते हैं। C6H5SO2Cl से क्रिया करेगा तो ये क्या बन जाएगा, C6, ये देखिए C6 है, ठीक है, C6H5SO2 C2H5 प्लस में HCl, ये आपका बन जाएगा, ठीक है।
तृतीयक एमीन से क्रिया, तृतीयक एमीन से क्रिया C6H5SO2Cl से क्रिया नहीं करता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब ये इसकी रिएक्शन करने की बारी होती है तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन था, जब हाइड्रोजन निकलेगा तभी तो ये जुड़ेगा, हाइड्रोजन Cl को लेकर भागेगा तभी ना ये आकर इसके साथ मिलेगा। तो जब इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो कहाँ से लेकर भागेगा, तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी कोई नहीं हटेगा। जब यहाँ पर कोई पॉजिटिव रहता तो यहाँ पर ये निगेटिव आता, तो जब नहीं है तो नहीं आएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये कोई अभिक्रिया नहीं, क्योंकि कोई अन्य न्यूक्लियोफाइल मौजूद नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, अमीनो के क्वथनांक उनके समतुल्य एल्कोहलों और कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम होते हैं, समझाइए। देखिए एमीन में NH2 ग्रुप होता है, ठीक है, क्या होता है एमीन में NH2 समूह तथा एल्कोहल में OH समूह और कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH समूह होता है। निर्भरता देखिए क्वथनांक में हम लोग तुलना करेंगे, किसी भी पदार्थ का क्वथनांक मुख्य रूप से उसके अणुओं के बीच अंतराळविक आकर्षण बल यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स लगता है उसकी बात की जा रही है, ठीक ना, पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, जो अंतराळविक आकर्षण बल होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, उस पर क्या करता है, निर्भर करता है। ये बल जितने अधिक होंगे क्वथनांक उतना ही अधिक होगा। ये बल का मतलब है जो ये फोर्स लगेगा वो जितना ज्यादा होगा उसका जो क्वथनांक होगा ना उतना ही क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तुलना करते हैं हम लोग, तुलना करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। तो यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक अम्ल की होती है, ठीक ना, सबसे मजबूत जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है COOH ग्रुप जो होता है उसकी होती है। ठीक है, ये आपस में डाइमर बना लेते हैं जिससे बहुत ही मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर बल होता है, इस कारण से इनका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक क्वथनांक किसका हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। एल्कोहल, इनमें OH समूह होता है जो अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है लेकिन कार्बोक्सिलिक अणु की तुलना में कमजोर होता है, इसलिए इनका क्वथनांक मध्यम होता है। इसका क्वथनांक क्या होगा, मध्यम होगा, क्योंकि यह कार्बोक्सिलिक अम्ल से ज्यादा मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते। ठीक है, तीसरा आपका एमीन है, एमीन जो है जिसका ग्रुप होता है NH2 या कर सकते हैं NHR या NR2 कर सकते हैं, ठीक ना, द्वितीय एमीन तृतीय एमीन नाम होता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, जो नाइट्रोजन होता है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसका जो ऑक्सीजन से जो होता है कम होता है। ठीक है, कम होती है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमजोर होती है, इसलिए इनका क्वथनांक सबसे कम होता है। इनका क्वथनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्रम जो है देखिए यहाँ पर हम लिखे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्रम, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सबसे ज्यादा, फिर उसके से एल्कोहल है, फिर उसपे से क्या है एमीन आपका आता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है उसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सबसे अधिक होता है, अभी बताए हैं, और जो एल्कोहल है मध्यम में है और जो एमीन आपका लास्ट में आता है। ठीक है, अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए आप लोग 7460012763 पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाकर रोज ऐसी वीडियो पाने की मतलब देखें। ठीक है, मैं ऐसे रोज वीडियो डालूंगा आज से। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो।